मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेलीगेशन एंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। Delegation is the process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform effectively, and so that he can get others to help with what remains. मतलब कहने का मतलब है कि एक मैनेजर के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं और उन सभी कार्यों में से वो कार्य जो वो सिर्फ वो मैनेजर कर सकता है, उन कार्यों को छोड़कर जो बाकी के काम हैं उन कार्यों को जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपता है तो ताकि वो अपने जो कोर वर्क है उस पर फोकस कर सके, तो इस काम को हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। ये मानना है लुइस एलन साहब। Delegation of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate within prescribed limit. Delegation का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जूनियर से अपने स्तर का काम लेना, उसको उसकी लिमिट्स के अंतर्गत रहने के लिए बोल के उससे अपना काम लेना। तो डेलीगेशन के बारे में कुछ और जानते हैं। The volume of work becomes impractical for a manager to handle it all by himself. As a consequence, he desires to meet the organizational goals, focus on objective, ensures that all work is accomplished, he must delegate authority. तो ये सारे काम करने के साथ साथ उसको सारे काम एक साथ होने चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो भी उनके हेल्प के लिए जो लोग मिले हुए हैं उन लोगों से अपने काम करवाने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। एक सीनियर अपने जूनियर को जब काम सौंपता है, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन from a superior to a subordinate. It also satisfies the subordinates' need for recognition and provides them with the opportunities to develop and exercise initiatives. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबऑर्डिनेट को मौका मिलता है अपने सीनियर के काम को करने का, उस प्रेशर को फेस करने का, उस एक्सपीरियंस को लेने का जो उसका बॉस लेता है, और उसके ग्रो करने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। डेलीगेशन डज नॉट मीन द एब्डिक्शन। द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस। भले ही काम मेरा था, मैंने किसी और को सौंप दिया है, लेकिन अंत में जब मेरे ऊपर के बॉसेस मुझसे पूछेंगे तो उस काम को जिससे मैंने दूसरे से करवाया है उसकी जवाबदेही भी मेरी ही होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो आइए थोड़ा सा डेलीगेशन के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आपकी इस चैप्टर की जो केस स्टडीज़ होंगी उसमें डेलीगेशन आपको बार बार के मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला एलिमेंट है अथॉरिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि किसी को भी काम करने का अधिकार दे देना, दैट इज़ अथॉरिटी। तो चलिए देखते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ये मैनेजर अपना काम किसी सबऑर्डिनेट से करा रहा है, इसका मतलब वो काम चोरी नहीं कर रहा, ये उसको पावर दी गई है, उसको टीम दी गई है, इसीलिए उसको टीम दी गई है कि आपके पास काम इतने ज़्यादा हैं, आपको एक टीम दे दी जाती है और अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से आप इस टीम से अपना सारा काम करा सकते हैं। अब
किसको कौन सा काम सौंपना है, दैट इज कम्प्लीटली दैट वुड बी कम्प्लीटली योर डिसीजन। तो अथॉरिटी मतलब वो अधिकार जिसके द्वारा हम लोग अपने काम को किसी और को सौंप देते हैं। Authority also refers to the right to take decision inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it. Authority का मतलब ये भी होता है कि आप लोगों को कह सकें कि आपको ये काम करना है और आप ये उम्मीद करें कि वो लोग उस काम को करें। That is authority. Authority flows from top to bottom. अब ये अथॉरिटी जो एलिमेंट है हमारे डेलीगेशन का, इसकी खासियत यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मतलब एक सुपीरियर को प्राप्त होता है और सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, जिसकी वजह से ये उसको अथॉरिटी मिली होती है। तो अथॉरिटी का मतलब कि आप ऊपर वाला जो बॉसेज हैं वो अपने सबॉर्डिनेट से अपनी टीम से काम कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। इट मस्ट बी नोटेड दैट अथॉरिटी इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉज and the rules and regulation of the organization which limits its scope। अथॉरिटी को आप देख ही रहे हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक मैनेजर को स्ट्रेंथ देने में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। इट अराइजेज फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सुपीरियर सबॉर्डिनेट इज़ बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। तो ये हमारे अब डेलीगेशन में अथॉरिटी बॉस के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बॉस ने उसको काम दिया है उसको पूरा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से देखा हम लोगों ने कि अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जानती है। जैसे एक सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सुपरवाइज़र मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजर अपने हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। When an employee is given responsibility for a job, he must also be given degree of authority necessary to carry out। अब देखिए यहाँ पे अथॉरिटी दो हो गई। एक अथॉरिटी जो मैनेजर को ये ताकत देती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से अपना काम कराए। दूसरी अथॉरिटी को वो जो जॉब मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को सौंपा है, तो उस जॉब के साथ भी उसको कुछ अथॉरिटीज़, उस सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटीज़ मिलती हैं जिनकी मदद लेकर वो अपने उस काम को पूरा करता है। For effective delegation, the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility। अगर हम लोगों ने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है और उसको कुछ अथॉरिटी नहीं मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं दी गई है, तो शायद वो काम को अच्छे तरीके से समय रहते या इफ़ेक्टिवली ना कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेल्स का एम्प्लॉई है, वो सेल्स को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, लेकिन उसको सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन है जिसको वो नहीं दे सकता। जैसे क्रेडिट का, मान लीजिए वो कहीं मीटिंग में बैठा है और वहाँ का उसका कस्टमर उससे बोल रहा है कि उधार लोगे तो मैं सेल कर दूंगा, लेकिन ही डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव द परमिशन फॉर क्रेडिट सेल। व्हाट विल ही डू? ही विल लूज दैट डील। तो अब यहाँ पे अगर उस सेल्समैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको कुछ अथॉरिटीज़ मिली होती तो शायद वो डील वो क्रैक कर ले आता। इफ़ अथॉरिटी ग्रांटेड इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखिए हम लोगों ने एग्जांपल में क्या किया कि हम लोगों ने बोला कि नहीं था उसके पास अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी में अभी ये क्या कह रहा है कि अगर उसको ज़्यादा मिल गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मे लीड टू मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमारे अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है, जो अथॉरिटी उसको मिली है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। If responsibility assigned is more than authority, it may make person ineffective। और अगर कम है तो वो पर्सन को इनइफेक्टिव बना सकती है। अब देखते हैं तीसरा फैक्टर है
जो कि अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब मेरा बॉस मुझसे ही आउटकम पूछेगा, मेरे सबॉर्डिनेट से कभी आउटकम नहीं पूछेगा। तो मैंने काम भले ही डेलीगेट कर दिया है, लेकिन अभी भी मैं उस काम के लिए जो अकाउंटेबल हूँ वो मैं ही हूँ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एक्सेप्ट करनी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही मैंने अपने जो सबॉर्डिनेट्स को दी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो मैं कभी उसके लिए मना नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटेबिलिटी आई एम द बॉस ऑफ माई सबॉर्डिनेट। It cannot be delegated and flows upward. Subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duties for his. इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी अपनी हम कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो है तो है, और इसकी वजह से बॉस बॉस होता है और सबॉर्डिनेट होता है। अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अज्यूम्ड and accountability is imposed. This statement is ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है कि अथॉरिटी को हम लोग किसी को सौंप सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना कहे उस काम की उसको सौंप दिया है तो उसको रिस्पॉन्सिबल हो गया वो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो किसी पे हमें लागू करना होता है, किसी पे हमें थोपना होता है। Responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility. अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आती है। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, उन पावर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सजाता है अपने अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में, किस तरीके से उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके आधार पे हम लोग इन दो टर्म्स को देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल इन इज डिसेंट्रलाइजेशन। एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। हर वो चीज़ जो सबॉर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। एंड एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट, जो उनके इम्पोर्टेंस को कम करती है, वो किसको क्या कहलाती है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। ये हेनरी फेयोल साहब का मानना था। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर स्तर के, नीचे के स्तर के को भी डिसीजन मेकिंग जैसे इम्पॉर्टेंट या फिर और भी जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनमें शामिल करना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ये लुईस एलन का मानना था। तो देखते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। अगर हायर मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेता है तो हम क्या कहेंगे? उस संस्था को कहेंगे कि यहाँ पे पावर्स सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। हम लोगों ने डेलीगेशन पढ़ा, अगर ऐसे काम को हम लोग डेलीगेट कर देते हैं अपने जूनियर लेवल्स में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। देयर इज़ अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन दीज को एग्जिस्टिंग फोर्सेस। दोनों, अब देखिए हम लोग सेंट्रलाइज को बुरा या डिसेंट्रलाइज को बहुत अच्छा, या फिर डिसेंट्रलाइज को बुरा सेंट्रलाइज को अच्छा बुरा कहने वाली कोई चीज़ नहीं है। दीज ऑल आर द टूल्स विच वी कैन यूज़ स्ट्रेटेजिकली। जैसे कुछ निर्णय हम लोग सेंट्रलाइज रख सकते हैं, जैसे फाइनेंस का जो डिसीज़न है, सिक्योरिटी का डिसीज़न है, सेफ्टी का डिसीज़न है, पॉलिसी का डिसीज़न है, ये डिसीज़न रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको हम लोग सेंट्रलाइज रखते हैं। बाकी जो हमारे इनिशिएटिव जहाँ से आने वाले इनोवेटिव आइडियाज़ आने वाले हैं उन डिपार्टमेंट्स को हमें डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बनी रहे, बढ़ती रहे। देयर इज़ अ नीड फॉर बैलेंस बिटवीन दीज कोएक्सिस्टिंग फोर्सेस।
Thus it can be said that every organization will be characterized by both. Yes. चलिए आइए देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा कोई डिफरेंस ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं, इनकी नेचर क्या होता है इनका। तो डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। तो डेलीगेशन एक तरीके से कंपल्सन हो गया एक मैनेजर के लिए, क्योंकि वो सारे काम नहीं कर सकता और इसीलिए उसको टीम भी प्रोवाइड की गई ताकि वो अपने जो काम अपनी टीम से करा सकता है वो उनसे कराए। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ डन एट डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शन है जो कि टॉप मैनेजमेंट चूज़ कर सकता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। वेरी गुड। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्शन, छूट, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स। तो डेलीगेशन, अगर आपको एक सीनियर ने अपना काम सौंपा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो उस काम पर विशेष ध्यान देगा और वो आपको डिसीजंस, आपके अपने डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने टॉप मैनेजमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसीज़ को अपना लिया तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक फ्री महसूस करेंगे अपने आप को। अब देखते हैं स्टेटस। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड बाय शेयर टास्क्स, फॉलोड टू शेयर टास्क्स। काम पूरा करने के लिए ये डेलीगेशन को का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप। ये टॉप मैनेजमेंट ये काम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन स्कोप, इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इसका क्षेत्र बहुत कम है। हम लोगों ने देखा भी कि मैनेजर अपना काम कराएगा अपने जूनियर से। चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं दोनों में, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इट हैज़ वाइड स्कोप एज इट इम्प्लाइज, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको इम्प्लाई करता है, आज़ादी देता है लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, इनवाइट करता है डिसीजन मेकिंग में पार्टनरशिप करने के लिए। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पर्पस देखते हैं, टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर, मैनेजर का बर्डन कम करने के लिए, and to increase the role of subordinates in the organization by giving them more autonomy। उन्हें अधिक अधिकार देके और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा कम्युनिकेटिव और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दें, अपने डाउट्स मुझसे पूछना शुरू कर दें और फीडबैक्स आप लोगों के मैं फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, और जो भी आपसे कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको चीज़ों को शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DD कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।